गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने कृषि रसायन विज्ञान की चैप्टर 2 की अगली क्लास है। 3 क्लास हो चुकी है, आज 4th क्लास है। 3 क्लासों के अंदर सबसे पहले अपन चैप्टर चल रहा है आपके चैप्टर नंबर 2 मृदा जीवांश पदार्थ। मृदा जीवांश पदार्थ चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। 1 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 इसके अंदर अपन ने सबसे पहले जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं, जीवांश पदार्थ के स्रोत क्या है, इनका संगठन क्या है, इनका विच्छेदन किस प्रकार से होता है, इनके विच्छेदन की पूरी प्रक्रियाएं। फिर कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कार्बन चक्र के बारे में, कार्बन चक्र के बारे में पढ़ा कल की क्लास में अपन ने, ठीक है। फिर उसके बाद में कार्बन चक्र पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस, हाँ ह्यूमस के बारे में पढ़ा था। ह्यूमस क्या होती है, गहरे भूरे रंग की काले रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है। गहरे भूरे रंग का काले रंग का कोलाइडी पदार्थ होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। इसके बारे में 2 वैज्ञानिक थे, बेकमैन और ब्रेडी। इन्होंने भी बताया कि अक्रिस्टलीय कोलाइडी पदार्थ होता है, जटिल रोधक पदार्थ का मिश्रण होता है ना, बेकमैन और ब्रेडी ने बताया। ये कल अपन ने बात की थी। फिर ह्यूमस के भौतिक गुणों के बारे में बात की थी। फिर ह्यूमस के रासायनिक गुणों के अंदर इसका संगठन, कंपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में बात की थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। ह्यूमस क्या होती है, गहरे भूरे रंग का कोलॉइडी पदार्थ होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, जो जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से प्राप्त होता है अपन को, है ना। सूक्ष्म जीवों के जीवांश मतलब जीवों का अंश, पेड़ पौधे में जीव जंतुओं के अंश के विच्छेदन से जो गहरे भूरे रंग का कोलॉइडी पदार्थ बनता है उसको अपन ह्यूमस कहते हैं। इसके भौतिक गुणों के बारे में बात की थी। तो भौतिक गुण क्या होते हैं इसके, भौतिक का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। जो अपन बात करें कि ह्यूमस को देखकर अपन क्या क्या पता लगा सकते हैं, वो उसके भौतिक गुण होते हैं। जो ह्यूमस को देखकर अपन ने पता लगाया था, कल बात की थी भौतिक गुणों के अंदर कि ये गहरे भूरे और काले रंग का होता है, अक्रिस्टलीय कोलॉइडी पदार्थ होता है और इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, सुगठियता सुसंजन कम होता है। इसके अलावा खूब सारे इसके भौतिक गुण पढ़े थे अपन, है ना। जब इसकी आवेश इसके ऊपर ऋणात्मक होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, इसके बारे में सारी चीज़ें बात की थी अपन। फिर इसके बाद में रासायनिक गुणों के अंदर इसका कंपोजिशन पढ़ा था। कंपोजिशन के अंदर क्या होता है कि कार्बन की मात्रा 55 से 60% तक होती है ये ह्यूमस के अंदर, और हाइड्रोजन की मात्रा 4 से 5% तक होती है। इसके अलावा कार्बन की मात्रा इसके अंदर 35 से 40% तक, नाइट्रोजन की मात्रा 3 से 6% तक, ठीक है ना। ये अपन ने कल बात की थी इसके अंदर। इसके अलावा फिर सल्फर है, फास्फोरस है, आयरन है, इनकी मात्रा भी पाई जाती है इसके अंदर। फिर इसके अंदर ये फिनोलिक, इनोलिक प्रकार के समूह पाए जाते हैं। इसकी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इसका क्या होता है, CN रेशियो 10:1 होता है। ये अपन ने कल की क्लास तक बात कर ली थी ह्यूमस के भौतिक और रासायनिक गुण। ये इसलिए बताया कि आज भी अपन ह्यूमस के बारे में ही, ह्यूमस के निर्माण की विधि पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपके आज अपन शुरू कर रहे हैं ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार से होता है। ये तो अपने कल तक की क्लास के अंदर पढ़ा आपने, कार्बन चक्र, ह्यूमस, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अब आज अपन ह्यूमस के निर्माण के, ह्यूमस के निर्माण के चरण क्या है, ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ आप है ह्यूमस का निर्माण। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में, ठीक है ना। तो ह्यूमस का निर्माण क्या होता है, 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 3 चरणों में। सबसे पहले लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण होना, फिर उसके बाद में रोधी अणुजीव उत्तक का निर्माण होना, और लास्ट है प्रोटीन मृतिका का संयोजन, मतलब क्ले प्रोटीन से कॉम्बिनेशन, संयोजन होना। इस प्रकार से कैसे होता है। तो अपन को ये पता है कि ह्यूमस क्या एक जटिल पदार्थ है। जो अपन ने कल भी बात की थी कि बेकमैन और ब्रेडी दोनों ने भी बताया था कि ह्यूमस जटिल रोधी मिश्रण है, ठीक है ना। ह्यूमस जटिल पदार्थ है जो जिसका निर्माण किससे होता है, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से होता है। ह्यूमस का निर्माण किससे होता है, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से होता है। जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से होता है किसका निर्माण, ह्यूमस का निर्माण। अब इसका विच्छेदन किस प्रकार से होता है, पूरी प्रक्रिया पढ़नी है अपन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये मैंने अभी बताया आपको ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, 3 चरणों में, और विच्छेदन से होता है। तो सबसे पहला चरण है आपके लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। क्या है, लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। सबसे पहला है लिग्नोप्रोटीनेट, लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। अब लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण कैसे होता है, देखो 2 शब्द हैं इसके अंदर लिग्नोप्रोटीनेट का, एक तो लिग्निन और दूसरा है प्रोटीन। क्या है, लिग्निन और
प्रोटीन मतलब लिग्निन, ये क्या है कि दोनों रासायनिक पदार्थ हैं, लिग्निन और प्रोटीन का जुड़ना क्या कहलाता है? लिग्नोप्रोटीनेट कहलाता है। लिग्निन और प्रोटीन दोनों जुड़कर लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करते हैं। तो लिग्निन और प्रोटीन का जुड़ना लिग्नोप्रोटीनेट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? जीवांश पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रिया में क्या होती है? जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया में क्या होते हैं? जैसे जीवांश पदार्थों के विच्छेदन के अंदर क्या होते हैं? शर्करा होती है, स्टार्च होता है, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, इनकी मात्रा तो धीरे धीरे विच्छेदन से इन पदार्थों की मात्रा तो क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। किन पदार्थों की? शर्करा, स्टार्च, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेल्यूलोज, इनकी मात्रा तो क्या हो जाती है? विच्छेदन से कम होने लग जाती है। और मात्रा किसकी बनने लग जाती है? ज़्यादा लिग्निन पे तेल या वसा, इनकी मात्रा का निर्माण क्या होने लग जाता है? ज़्यादा होने लग जाता है। लिग्निन एवं तेल की मात्रा का निर्माण ज़्यादा होने लग जाता है, और जिससे प्रतिरोधी पदार्थ नाइट्रोजन के साथ संयोग करके लिग्निन प्रोटीनेट का निर्माण करते हैं। तो ये लिग्निन, तेल एवं वसा, ये दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं? लिग्निन प्रोटीनेट का निर्माण, लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण करना है। पहला चरण ह्यूमस के निर्माण के अंदर लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण क्या होता है? जो अपन जीवांश पदार्थों के विच्छेदन के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर शर्करा, स्टार्च, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, इनकी मात्रा का निर्माण, इनका तो विच्छेदन से कम होने लग जाता है इन पदार्थों का निर्माण, और लिग्निन और तेल की मात्रा बढ़ना का निर्माण ज़्यादा होने लग जाता है। जिससे क्या होता है? लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण क्या हो जाता है? लिग्निन और ये लिग्निन और तेल और वसा, इनके अंदर प्रोटीन होता है, तो इनका निर्माण ज़्यादा होने लग जाता है, जिससे क्या होता है? लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण होता है। पहला चरण क्या है? लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण। फिर दूसरा है रोध्य अणुजीव उत्तक का निर्माण होना। ये तो हो गया आपके फर्स्ट चरण, जिसके अंदर लिग्निन और प्रोटीन का निर्माण होना। फिर दूसरा है रोधी अणुजीव उत्तक का निर्माण। रोधी अणुजीव उत्तक का निर्माण। रोधी अणुजीव उत्तक का निर्माण कैसे होता है? देखो आप, रोधी अणुजीव उत्तक के निर्माण के अंदर क्या है कि जो शर्करा एवं अन्य के विच्छेदन की प्रक्रिया में, ये जो इनका विच्छेदन होता है जीवांश पदार्थों के अंदर, शर्करा या अन्य जीव, तो इनके विच्छेदन से क्या निकलती है? इनके विच्छेदन से निकलती है आपके ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होने लग जाता है। विच्छेदन होगा तो ऊर्जा रिलीज होगी, और ऊर्जा रिलीज होने से क्या हो जाएगा? ऊर्जा रिलीज होने से अमोनिकल लवण बनेंगे। ऊर्जा रिलीज होने से, जो शर्करा के विच्छेदन से ऊर्जा का विच्छेदन होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा, तो इससे अमोनिकल लवण बनते हैं। अमोनिकल लवण का निर्माण होने लगेगा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, और अमोनियम का NH4। तो इनके लवण बनने लग जाते हैं। तो लवण बनने से क्या हो जाएगा? ये तो है आपके अमोनिया का, और ये है आपके अमोनियम, ठीक है ना। तो लवण बनने से क्या होगा? जो शर्करा का विच्छेदन होगा, तो विच्छेदन से क्या होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। ऊर्जा निकलेगी बाहर, और ऊर्जा बाहर निकलने से अमोनिया के लवण बनेंगे, और जो जिससे क्या हो जाएगा? जिससे क्या हो जाएगा? इन अमोनिया के लवण के निर्माण से क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीव में उत्तकों के निर्माण को प्रेरित करेंगे। सूक्ष्म जीव उत्तकों के उत्तक निर्माण को प्रेरित करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया कि जो ऊर्जा रिलीज हुई, वो ऊर्जा क्या करेगी? अमोनिया का लवण बनाएगी, और वे लवण क्या करेंगे? ये सूक्ष्म जीवों के उत्तक का निर्माण करने लग जाएंगे। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से क्या हो जाएगा? ये सभी जो सूक्ष्म जीव है वो मृदा के अंदर इकट्ठा होने लग जाएंगे, और रोधी जो सूक्ष्म जीव है उनके उत्तकों का, उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं का समूह। उत्तक तो नाम सुना हो, टिश्यू, कोशिका का समूह, उसको क्या कहते हैं? अपन उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं? उत्तक। तो जो सूक्ष्म जीव है उनके उत्तकों का निर्माण का प्रक्रम दूसरा हो जाएगा। ह्यूमस निर्माण पहला है लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, दूसरा है रोधी अणुजीव उत्तक का निर्माण होना। फिर उसके बाद में तीसरा चरण है आपके, और लास्ट चरण है ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया के अंदर प्रोटीन मृतिका संयोजन। क्या है? प्रोटीन मृतिका संयोजन। मृतिका किसे कहते हैं? प्रोटीन तो क्या ये जो अपन देखते हैं दाल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, सोयाबीन के अंदर। प्रोटीन मृतिका
मृत्तिका किसे कहते हैं? ये हिंदी का शब्द, इंग्लिश में आप जानते होंगे इसका नाम। मृत्तिका को अपन बोलते हैं क्ले। क्या बोलते हैं? क्ले। प्रोटीन मृत्तिका संयोजन के अंदर क्या है? प्रोटीन और क्ले का दोनों का संयोजन होना है। क्या है? क्ले प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। इसके अंदर क्या होते हैं? अब देखो ये क्ले तो क्या है? अम्लीय लवण। इसकी प्रकृति तो होती है, क्ले की तो प्रकृति होती है अम्लीय, और इसके अंदर अम्लीय गुण पाए जाते हैं क्ले के अंदर, और प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं आपके कौन से गुण? प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं क्षारीय गुण। प्रोटीन की प्रकृति होती है क्षारीय, प्रोटीन की प्रकृति होती है क्षारीय। तो अम्लीय और क्षारीय, जिससे क्या हो जाएगा? क्ले में प्रोटीन का अधिशोषण हो जाएगा। इन दोनों की प्रकृति, इस मृत्तिका की प्रकृति होती है अम्लीय और प्रोटीन की प्रकृति होती है क्षारीय। तो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति होने के कारण मृत्तिका मतलब मिट्टी का कण, मैंने बताया था आपको मृत्तिका क्या है? मृदा किसे कहते हैं अपन? जिसका आकार किससे छोटा होता है? 2 mm से छोटा कण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। और इससे बड़े वाले कण को अपन क्या कहते हैं? कंकड़ पत्थर कहते हैं। तो इससे छोटा होता है, क्ले का कण सबसे छोटा होता है चिकनी मिट्टी अपन बोलते हैं। मृत्तिका मतलब क्ले, चिकनी मिट्टी कह सकते हैं अपन। तो मृत्तिका की प्रकृति अम्लीय और प्रोटीन की प्रकृति क्षारीय, जिससे क्या हो जाएगा? मृत्तिका प्रोटीन को अपने ऊपर अधिशोषण करने लग जाएगी। प्रोटीन जैसे ही मृत्तिका पर आता है तो वो उसको अधिशोषित कर लेगी। अधिशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन? प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। क्या कहते हैं? प्रोटीन मृत्तिका संयोजन, मतलब प्रोटीन का मृत्तिका से जुड़ना, है ना? प्रोटीन का मृत्तिका से जुड़ना क्या कहलाता है? प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। तो ह्यूमस निर्माण के 3 चरण पढ़े अपन ने। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, रोध्य अणुजीव उत्तक का निर्माण, और तीसरा है प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। तो ये ह्यूमस के निर्माण के 3 चरण। क्वेश्चन बन जाता है ह्यूमस निर्माण को समझाइए, तो 3 प्रकार के ये चरण आप लिख सकते हैं। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, रोध्य अणुजीव उत्तक का निर्माण और प्रोटीन मृत्तिका। लिग्नोप्रोटीनेट के अंदर लिग्निन और प्रोटीन का निर्माण मतलब क्या होता है? एक बार वापस इनको देख लेते हैं तीनों चरणों को अपन। लिग्नोप्रोटीनेट के अंदर क्या पढ़ा अपन ने कि लिग्निन और प्रोटीन का जुड़ना, है ना? लिग्निन और प्रोटीन का जुड़ना। अब ये जुड़ने की प्रक्रिया कैसे होती है? जैसे जीवांश पदार्थ होते हैं, उन जीवांश पदार्थों का क्या होता है? जीवांश पदार्थों का विच्छेदन होता है। तो जिसे शर्करा, स्टार्च, सेमी सेलुलोज, सेलुलोज, इनकी मात्रा तो का विच्छेदन से इन पदार्थों का निर्माण तो कम हो जाता है। लिग्निन और तेल और वसा का निर्माण ज़्यादा होने लगता है, जिससे क्या होता है? इनकी मात्रा बढ़ने से, लिग्निन की मात्रा बढ़ने से और वसा और तेल की मात्रा बढ़ने से ये दोनों जुड़ जाते हैं, जिससे लिग्निन प्रोटीनेट का निर्माण होता है। फिर दूसरा रोध्य अणुजीव उत्तक का निर्माण। इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि जो रोध्य, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके उत्तकों का निर्माण शुरू हो जाता है। उत्तकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रोध्य अणुजीव उत्तक। इसके अंदर पढ़ा। फिर प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। प्रोटीन के अंदर मृत्तिका की प्रकृति अम्लीय होती है, प्रोटीन की प्रकृति क्षारीय होती है। तो मृत्तिका के ऊपर प्रोटीन का अधिशोषण हो जाता है, जिसे अपन प्रोटीन और मृत्तिका का संयोजन हो जाता है। इसको अपन कहते हैं प्रोटीन मृत्तिका संयोजन। तो ये हो गए आपके ह्यूमस निर्माण की 3 चरण हो गए। अब है इसके आगे ह्यूमस का संगठन पढ़ना अपन। कल अपन ने क्या पढ़ा? ह्यूमस की परिभाषा। फिर उसके बाद में ह्यूमस के भौतिक गुण। ह्यूमस के अंदर 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, ये भी बात की थी अपन ने, याद है ना? तीनों पदार्थ कौन कौन से हैं? फल्विक अम्ल, दूसरा ह्यूमिक अम्ल, इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, ह्यूमिक अम्ल, और लास्ट क्या था? ह्यूमेन। कौन सा पदार्थ? ह्यूमेन। तीसरा पदार्थ ह्यूमेन हो गया। तो फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमेन, 3 प्रकार के पदार्थ हो गए। तो फल्विक, ह्यूमिक और ह्यूमेन। फल्विक तो क्या होता है? जल, अम्ल और क्षार, तीनों में क्या होता है? जल, अम्ल और क्षार तीनों में विलय होता है, और पीले रंग का पदार्थ होता है, ठीक है ना? और ह्यूमिक क्या होता है? भूरे रंग का पदार्थ होता है, और सिर्फ किस में होता है? अम्ल में विलय होता है। और ह्यूमेन ये अघुलनशील पदार्थ है, ठीक है? तो ये अपन ने तीनों बात कर ली, फल्विक अम्ल, ह्यूमिक अम्ल और ह्यूमेन की। अगली बात समझ में? तो ह्यूमस की परिभाषा, फिर उसके बाद में भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ह्यूमस निर्माण की प्रक्रिया के 3 चरण पढ़ लिए। अब ह्यूमस का संगठन, जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में भी बात की थी, या फिर इसी के अंदर अपन ने पढ़ा जीवांश पदार्थों के संगठन के बारे में। तो अब ह्यूमस का संगठन क्या होता है देखते हैं अपन। इस चैप्टर में अपन ह्यूमस की पूरी डिटेल पढ़ रहे हैं, और इम्पोर्टेंट है ह्यूमस। आपके आगे वाले चैप्टरों में भी ह्यूमस के बारे में समझा जाएगा। तो अभी आप समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना? ह्यूमस का अगली हेडिंग लगाओ आप कॉपी के अंदर, ह्यूमस का संगठन।
ह्यूमस का संगठन, कंपोजिशन क्या है ह्यूमस का संगठन। तो ह्यूमस का संगठन क्या है, ये ह्यूमस एक गहरे रंग का जटिल पदार्थ होता है, ये तो अपन को पता ही है, ह्यूमस गहरे रंग का जटिल पदार्थ होता है। और इसके संगठन के अंदर क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सबसे 4 चीज़ें होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिग्निन और प्रोटीन, ये 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिग्निन और प्रोटीन, इनकी कितनी कितनी मात्रा होती है देखो आप। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, रेशियो क्वेश्चन आता है इनके अंदर से। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अंदर 2 पदार्थ होते हैं आपके, एक तो सेल्यूलोज और दूसरा हेमी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज तो होता है आपके 5 से 12% और हेमी सेल्यूलोज होता है 3 से 5%। इसके अंदर क्या होते हैं, एक तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज होता है 5 से 12%, कितने प्रतिशत, 5 से 12%। और दूसरा होता है आपके हेमी सेल्यूलोज, क्या है, हेमी सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज की मात्रा होती है 3 से 6%, कितनी, 3 से 5%। फिर है दूसरा आपके वसा एवं वशीय यौगिक। तो वसा वशीय यौगिक की मात्रा होती है 1 से 5%। वसा एवं वशीय यौगिक, वसा एवं वशीय यौगिक, इसकी मात्रा होती है आपके 1 से 5% ह्यूमस के अंदर। अगली बात समझने दूसरा, फिर है आपके लिग्निन, नंबर 3 लिग्निन होता है आपके 30 से 35%। लिग्निन होता है आपके, लिग्निन कितनी की मात्रा होती है आपके, सॉरी 35 से 55%, सॉरी हाँ 35 से 55%। और लास्ट है नंबर 4, इसकी मात्रा प्रोटीन की होती है 30 से 35%। प्रोटीन, इसकी मात्रा कितनी होती है, 30 से 35%। क्या होता है, ये ह्यूमस का संगठन है आपके, क्या है, ह्यूमस के संगठन है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर 2 है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज 5 से 12% तक होता है और हेमी सेल्यूलोज 3 से 5%। वसा वशीय यौगिक 1 से 5%, लिग्निन 35 से 55%, प्रोटीन 30 से 35%। ये तो हो गया आपके, क्या हो गया, ह्यूमस का संगठन हो गया। फिर उसके बाद में एक खनिज में ह्यूमस तत्वों का आधार संगठन इस प्रकार से भी हो सकता है, मतलब जैसे एक खनिज पदार्थ है, कोई भी खनिज है, तो उस खनिज के अंदर भी क्या हो सकता है आपके, ह्यूमस का संगठन क्या होता है, भारात्मक रूप से अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो एक रेशियो है, फिक्स रेशियो, जिसके हिसाब से अपन बात करें तो उसके अंदर है आपके कार्बन होता है 50%, ऑक्सीजन होता है 35% और हाइड्रोजन होता है 5% और नाइट्रोजन होता है 5%। क्या है, खनिज मृदा के अंदर ह्यूमस का संगठन, ह्यूमस के तत्वों का आधार संगठन क्या है, उसके अंदर क्या है, ह्यूमस के अंदर कार्बन 50%, ऑक्सीजन 35%, हाइड्रोजन 5 और कार्बन तो हो गया आपके 50%, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया आपके 30% और नाइट्रोजन हो गया आपके 5%, नाइट्रोजन हो गया 5%। इसके अलावा आपके हाइड्रोजन होता है 5% और ऑक्सीजन 35%। लगभग ये आंकड़ा होता है भारात्मक रूप से तत्वों का आंकड़ा, ठीक है ना। ये तो हो गया ह्यूमस का संगठन, ये इंपॉर्टेंट है आपके याद रखना। ह्यूमस का संगठन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिग्निन और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट 5 से 12, से हेमी सेल्यूलोज 3 से 5, वसा 1 से 5, लिग्निन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 35 से 55% तक और प्रोटीन की मात्रा होती है 30 से 35% तक। आगे बात में याद रह जाएगा। अब है, अभी तक अपन ने पढ़ा कि जो ये आपके होते हैं ह्यूमस है, इस ह्यूमस का किसके ऊपर, ह्यूमस का मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ह्यूमस का मृदा के गुणों और उसकी उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संगठन पढ़ लिया, भौतिक गुण पढ़ लिया। अब ये ह्यूमस क्या काम आती है मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर, तो मृदा के गुणों पर ह्यूमस का क्या, अगर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी तो मृदा के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी मात्रा अगर कम होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर मृदा की जो उर्वरता है, जैसे अपन देखते हैं कि पेड़ पौधे जैसे फसल की उर्वरता पर क्या, मृदा की उर्वरता, मृदा कितनी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है ह्यूमस से, तो इसके बारे में पढ़ना है अपन को। तो अगली हेडिंग क्या है आपके, ह्यूमस की जीवांश पदार्थ का, जीवांश पदार्थ का
मृदा गुणों एवं मृदा की उर्वरता पर प्रभाव, है ना। मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव क्या होता है, इसके विभिन्न कारण हैं। पॉइंट वाइज अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो क्या हो गया, हेडिंग क्या है आपके, जीवांश पदार्थ को, ह्यूमस का निर्माण भी किससे हुआ, जीवांश पदार्थों से हुआ है। तो जीवांश पदार्थ का मृदा के गुणों पर, अगर जीवांश पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होगी तो मृदा के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके अलावा जीवांश पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होने से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में अपन पढ़ सकते हैं। तो जिससे जीवांश पदार्थों से मृदा के भौतिक, रासायनिक सभी गुणों में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो इनको अपन एक एक पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके मृदा की संरचना पर, मृदा की संरचना पर, मृदा की संरचना पर, मृदा की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, दानेदार होने से इससे क्या होगा, ह्यूमस या जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ने से मृदा की संरचना में, कणों में दानेदार होने से उसकी मृदा की प्रकृति में क्या होगा, सुधार होगा, मृदा की प्रकृति में सुधार होगा, और मृदा की उर्वरता में भी क्या होगा, सुधार होगा। क्योंकि ह्यूमस या जीवांश पदार्थ मिलेंगे, जिससे जो मृदा के अंदर जो कण थे उनके कणों के आकार में परिवर्तन होने से क्या हो जाएगा, मृदा की संरचना में परिवर्तन होगा, और मृदा की उर्वरता में क्या हो जाएगा, सुधार होगा, मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। फिर दूसरा है जल धारण क्षमता, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता का मतलब क्या हो गया कि अगर जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो मृदा के अंदर जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या हो जाएगी, क्या होगा कि अगर जैसे अपन को पता है कि जीवांश पदार्थ, या अगर अपन खेतों के अंदर खाद वगैरह डालते हैं, गोबर का खाद, तो उससे क्या होता है, गोबर की खाद में ही होते हैं जीवांश के, जीवों का अंश, जंतुओं का अंश होता है, वो डालेंगे तो क्या होगा, मृदा की उर्वरता या जल की सोखने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जीवांश पदार्थों से मृदा की उर्वरता में बढ़ जाएगी, और जल की धारण क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगा, जल की धारण क्षमता बढ़ेगी, जल की धारण क्षमता बढ़ेगी, तो मिट्टी ज़्यादा जल एब्जॉर्ब करेगी, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, मृदा को पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध होंगे, ठीक है। नंबर 3 है आपके जल धारण क्षमता के बाद में वायु संचार, वायु संचार, वायु संचार, वायु संचार से क्या मतलब हुआ, वायु संचार का मतलब ये हुआ कि अगर अपन मृदा की उर्वरता के अंदर बात करें तो वायु का संचार जितना ज़्यादा होगा, मतलब मृदा का अंदर वायु का वातन जितना ज़्यादा होगा, तो जितना वातन ज़्यादा होगा तो उतनी ही उसकी पेड़ पौधों के अंदर वृद्धि करने की क्षमता ज़्यादा होगी। जैसे अपन देखते हैं कि खेत के अंदर अपन जितनी मिट्टी ज़्यादा पोली होती है, पोली का मतलब जितनी वो उसके कणों के अंदर स्पेस होता है, उतना ही क्या होगा, वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ह्यूमस या जीवांश पदार्थों से वायु का संचार बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या होता है, पेड़ पौधों या मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। आ गई बात समझ में, पेड़ पौधों में मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। आगे वायु का संचार जितना अधिक होगा तो मृदा की उर्वरता उतनी ज़्यादा होगी, और वायु ह्यूमस या जीवांश पदार्थों के दौरान वायु का संचार अधिक होता है। नंबर 4 है आपके टॉपिक है, इसके अंदर पॉइंट है मृदा ताप। क्या है, मृदा ताप। ताप का मतलब क्या, टेम्परेचर, मतलब जीवांश पदार्थ या मृदा के द्वारा, इसके अंदर ह्यूमस के द्वारा क्या होगा, पदार्थों के विच्छेदन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जीवांश पदार्थ ज़्यादा होंगे तो मृदा के अंदर उनका विच्छेदन ज़्यादा होगा, और विच्छेदन ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, विच्छेदन ज़्यादा होने से वो गहरा रंग होता जाता है, और गहरा रंग हो जाएगा, और मृदा के तापमान में बढ़ोतरी होगी। क्या होगा, मृदा का तापमान बढ़ेगा। ये बात समझ में, संचार ज़्यादा होगा और तापमान क्या होगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। आगे बात समझ में। तो 4 पॉइंट पढ़े अपन ने। सबसे पहले पढ़ा अपन ने मृदा संरचना में सुधार होगा, जल धारण क्षमता बढ़ेगी। फिर उसके बाद में वायु संचार ज़्यादा होगा, मृदा का ताप बढ़ेगा। फिर है अगला मृदा अपर्दन। नंबर 5 क्या हो जाएगा आपके, मृदा अपर्दन। अपर्दन का मतलब क्या, मृदा का बहना, है ना। मृदा का टूट कर, जैसे बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है तो वो मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह चली जाती है ना। तो मृदा का अपर्दन, जीवांश पदार्थ क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। या ह्यूमस की मात्रा अगर मृदा के अंदर ज़्यादा होगी तो वो कण क्या होंगे, मृदा के कणों को वो जीवांश पदार्थ बांध के रखेंगे। बांध के रखने से मृदा का अपर्दन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
मृदा का अपरदन कम होगा तो वो पोषक तत्व वो उसी मृदा में रहेंगे तो मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। अगर पोषक तत्व अपरदन होगा तो वो पोषक तत्व मृदा के साथ में बहकर चले जाएंगे, बहकर चले जाने से उस खेत की क्या हो जाएगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब क्या हो जाएगा? वाष्प का मतलब क्या होता है? वाष्प का मतलब है कि भाप बनकर जल का उड़ना, है ना। वाष्पीकरण से तात्पर्य क्या? वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण मतलब जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं तो वो गर्म नहीं करते हैं या फिर धूप में रखते हैं, तो धूप में रखने से क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ने से वो पानी का वाष्प बनकर उड़ने लग जाती है भाप, है ना। तो उसी प्रकार वाष्पीकरण से क्या होता है कि जीवांश पदार्थ अगर मृदा के अंदर होंगे तो मृदा के ऊपर एक आवरण के रूप में कार्य करेंगे। मृदा की ऊपरी सतह में अपन ने पढ़ा था मृदा दो प्रकार की होती है, अवमृदा और पृष्ठ मृदा। तो जीवांश पदार्थ किसके अंदर होते हैं? पृष्ठ मृदा के अंदर होते हैं। ऊपरी सतह में होंगे तो वो मृदा का वाष्पीकरण, जल की वाष्पीकरण की मात्रा कम हो जाएगी, और वाष्पीकरण कम होगा तो मृदा के अंदर पोषक तत्व भी ज़्यादा होंगे और इसके अलावा जल की मात्रा का स्तर भी बना रहेगा। अगली बात सुनो, जल का स्तर बना रहने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर मिट्टी के अंदर वह पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ी हुई रहेगी। अगला है नंबर 7। नंबर 7 है आपके सुगठियता एवं ससंजन। इसकी बात कल अपन ने की थी, मैंने कहा कल और डिटेल से बात करेंगे। सुगठियता एवं संसंजन। सुगठियता का मतलब कल बताया भी था मैंने। सुगठियता से क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु पर अपन बल लगाते हैं तो उसके स्तर में परिवर्तन हो जाता है, और वापस बल हटाएंगे तो वो वापस वही स्थिति में आ जाएगा, तो वो तो होता है सुगठियता। और संसंजन का मतलब क्या होता है? समान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण। समान प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण क्या कहलाता है? संसंजन कहलाता है। तो अगर सुगठियता मतलब मृदा के अंदर जीवांश पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी तो उसके भौतिक गुणों में भी क्या होगी? वृद्धि होगी, और ये चिकनी मृदा में मिलाने से इसके गुणों में वृद्धि होती है, और बलुई मृदा में मिलाने से क्या होगा, और इसकी मात्रा में सुगठियता और संसंजन आदि के भौतिक गुणों में बढ़ोतरी होगी। किसके अंदर? बलुई मृदा के अंदर। बलुई मृदा में तो इसके सुगठियता और संसंजन में वृद्धि होगी, और चिकनी मृदा के अंदर क्या हो जाएगा? इसके गुणों में कमी होगी। तो बलुई मृदा के अंदर तो क्या होगी? वृद्धि होगी, और चिकनी मृदा के अंदर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आगे बात समझ में। ये तो हो गए आपके सुगठियता एवं संसंजन के बारे में। फिर है दनायन विनिमय क्षमता। अगला टॉपिक है आपके दनायन विनिमय क्षमता। मिटा दूँ ये पूरे, एक बार किताब में लिखे हुए आसानी से देख लेना एक बार वापस, है ना। क्या है, अपन पढ़ रहे हैं जीवांश पदार्थों का मृदा के गुणों एवं उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मृदा की संरचना के अंदर, मृदा के ताप के अंदर, वायु संचार के अंदर, है ना, मृदा अपरदन के अंदर, इस प्रकार से खूब सारे पॉइंट पढ़े हैं अपन ने। अगला है नंबर देख लेना आप, दनायन विनिमय क्षमता। दनायन विनिमय क्षमता। दनायन विनिमय क्षमता के बारे में कल बताया भी था मैंने, परिभाषा याद होगी, एक बार याद करो देखिए वापस। दनायन विनिमय क्षमता कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC। दनायन विनिमय क्षमता से क्या तात्पर्य होता है? CEC मतलब क्या हो गया? CEC से कि 1 किलोग्राम मृदा के द्वारा हाइड्रोजन आयनों के अधिशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? दनायन विनिमय क्षमता। 1 किलोग्राम मृदा के अंदर जितने अपन H+ आयन वो अधिशोषित करेगी, वो उसकी दनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। कल अपन ने बात की थी ह्यूमस की दनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है? 200 सेंटीमोल, है ना। 100 से 300 के मध्य होती है दनायन विनिमय क्षमता, है ना, ह्यूमस की। कल अपन ने बात की थी अगर जीवांश पदार्थ और ये ह्यूमस की मात्रा मृदा के अंदर बढ़ेगी तो उसकी दनायन विनिमय क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी तो मृदा की उर्वरता में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्योंकि जितने वो अम्लीय या H+ आयन अधिशोषित करेगी तो मृदा की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला गुण है आपके पोषक तत्व की मात्रा। पोषक तत्व की मात्रा अपन क्या पढ़ रहे हैं? जीवांश पदार्थों के द्वारा मृदा के अंदर। तो पोषक तत्वों की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि ह्यूमस जैसे जीव जंतुओं के अंदर पोषक तत्व क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। जीवांश के अंदर, जीवों के अंश के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर जो जंतुओं के अंदर होते हैं वही क्या होंगे? उनके विच्छेदन से क्या हो जाएंगे? मृदा के अंदर चले जाएंगे। और जीवांश पदार्थ जैसे ही मृदा के अंदर मिलेंगे तो उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं
उनकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इत्यादि की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे अपन को अलग से नहीं डालना पड़ेगा। तो जीवांश पदार्थों की मात्रा में वृद्धि, पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है जीवांश पदार्थों की उपस्थिति से। अगला है नंबर लवणता में सुधार। लवणता में सुधार, लवणता क्या होती है कि अगर मिट्टी ज़्यादा लवणीय हो जाती है, लवणीय का मतलब उसके अंदर लवणों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जीवांश पदार्थों से क्या हो जाती है, उसकी लवणता में कमी आती है। क्या होता है, जीवांश पदार्थों की मात्रा डालने से मृदा के अंदर उसकी लवणता में कमी आएगी, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाएगी और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसकी लवणता में कमी आएगी। लवणता में कमी आने से पादप ज़्यादा वृद्धि करेगा और मृदा की उर्वरता में ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। आगे बात समझ में। इसके अलावा आपके पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। अगर पोषक तत्व जीवांश पदार्थों में ज़्यादा होंगे तो वो मृदा के अंदर भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे, और मृदा के अंदर ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे तो वो पादपों को भी ज़्यादा उपलब्ध होंगे। ज़्यादा उपलब्ध होने से उस मृदा की उर्वरता में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। तो मृदा के गुणों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और पोषक तत्वों की जो मात्रा अभी अपन ने बात की थी, पोटेशियम, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना, इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने से मृदा के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा उपलब्धता में वृद्धि हो जाएगी। और इनके द्वारा अगला है जैविक प्रभाव। जैविक प्रभाव, जैविक प्रभाव से तात्पर्य क्या है कि मृदा की जैविक प्रकृति में वृद्धि होगी। जैविक प्रकृति मतलब जीव जंतु, सूक्ष्म जीवों की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जीवांश पदार्थ मृदा के अंदर डालेंगे तो सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ेगी। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, पादप के लिए कुछ बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं, कुछ एक हानिकारक भी होते हैं। तो अगर लाभदायक सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ेगी तो वो पादप क्या हो जाएगा, जल्दी ग्रोथ करेगा, और जल्दी ग्रोथ करेगा तो मृदा की उर्वरता ज़्यादा रहेगी, है ना। तो मृदा सूक्ष्म जीवों से, जैविक जीवांश पदार्थ से सूक्ष्म जीवों की मात्रा में वृद्धि होती है। और इसके अलावा पौधों की वृद्धि पर भी खूब सारे प्रभाव पड़ते हैं। पौधों की वृद्धि पर प्रभाव, वृद्धि पर प्रभाव, पौधों की वृद्धि पर मतलब अगर ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहेगी तो पौधों की वृद्धि में भी क्या हो जाएगा, खूब सारे उपयोग होंगे, जिससे क्या हो जाएगा, पादप को अपन अलग से अपन को कोई हार्मोन या फिर दवाइयों का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें, उसकी एब्जॉर्ब क्षमता बढ़ेगी, वायु संचार अच्छा होगा, पोषक तत्व बढ़ेंगे, मृदा का अपरदन नहीं होगा, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, है ना। तो जिससे क्या हो जाएगा, मृदा के अंदर पादपों की वृद्धि बढ़ जाएगी, और पादपों की वृद्धि ज़्यादा होगी, जिससे क्या हो जाएगा, पादप अगर ज़्यादा वृद्धि करेंगे तो वो मृदा ज़्यादा उपजाऊ रहेगी, और मृदा क्या, उसकी उपयोगिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन ने क्या पढ़ा, मृदा के विभिन्न पॉइंट के बारे में बात की थी, जिसके अंदर सबसे पहले मृदा की संरचना के बारे में, मृदा की संरचना, कणों के अंदर सुधार होगा, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, वायु का संचार बढ़ेगा, वायु, मृदा का ताप बढ़ेगा। मृदा के ताप के बाद में अपन ने बात की कि मृदा का अपरदन बढ़ेगा, वाष्पीकरण की मात्रा कम हो जाएगी, सुगठिता सुसंजन बलुई मिट्टी में तो ज़्यादा होगा और चिकनी मिट्टी में कम हो जाएगा। धनयन विनिमय क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे मृदा की उपजाऊ क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होगी, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि होगी, लवणता में क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, अपन ने पढ़ा कि मृदा के जीवांश पदार्थ का मृदा के गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा एक होती है उभय प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन क्षमता, उभय प्रतिरोधन क्षमता का मतलब यह नाम से पता चलता है, ये भी एक पॉइंट है आगे। उभय प्रतिरोधन क्षमता, उभय का मतलब फिक्स है ना, न तो धनायन और न ऋणायन। उभय प्रतिरोधन मतलब क्या होगा, अगर मृदा का पीएच कितना होता है तो वो मृदा ज़्यादा उपजाऊ रहती है। पीएच कितना होता है, पीएच क्या है, मृदा के अंदर अम्लीयता एवं क्षारीयता को मापने की इकाई, है ना। तो मापने की इकाई के लिए अपन क्या करते हैं, पीएच का मान क्या होता है, 0, 7 और 14, मतलब 0 से 7 तक तो वो मृदा होती है अम्लीय, 7 से 14 के बीच में होती है क्षारीय। अगर मृदा 7 मतलब उदासीन रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, मृदा ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो ये क्या करते हैं, जीवांश पदार्थ मृदा की उदासीनता को प्रेरित करते हैं। अगर मृदा ज़्यादा उदासीन रहेगी तो मृदा की क्या होगा, उभय प्रतिरोधन क्षमता समान रहेगी और मृदा का पीएच क्या उदासीन बना रहेगा, तो मृदा क्या होगी, ज़्यादा ये
उसके अंदर जो पेड़ पौधे होंगे वो ज़्यादा वृद्धि करेंगे, मृदा की उर्वरता बनी रहेगी। तो इस प्रकार से जीवांश पदार्थ मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता को भी बनाए रखते हैं, जिससे मृदा उदासीन बनी रहे। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले ह्यूमस के बारे में पढ़ा, ह्यूमस के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये अपन ने कल की क्लास में कर लिया था। फिर आज अपन ने पढ़ा ह्यूमस के क्या पढ़े? ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया। ह्यूमस के निर्माण की प्रक्रिया के अंदर अपन ने बात की, निर्माण की प्रक्रिया के अंदर 3 प्रकार के 3 पॉइंट थे। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण, सूक्ष्म जीव रोधी पदार्थों रोधी उत्तक सूक्ष्म रोधी उत्तकों का निर्माण, और तीसरा पढ़ा था प्रोटीन मृति का संयोजन। ये ह्यूमस निर्माण के पढ़े। फिर अपन ने बात की ह्यूमस का संगठन, फिर उसके बाद में भी की कि जीवांश पदार्थों का मृदा के गुणों एवं उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की क्लास में अपन ने यहाँ तक बात की ह्यूमस का और जीवांश पदार्थों की मृदा की उर्वरता। इसके आगे अपन कल की क्लास में बात करेंगे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है ना। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जैसे पूछ लेते हैं इस मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या है, तो कल की क्लास में अपना ये टॉपिक रहेगा कार्बन नाइट्रोजन अनुपात या CN रेशियो, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक। ओके, गुड लक, धन्यवाद।